कहते हैं ना कि हर सफलता की शुरुआत असफलता से होती है। यानी अगर आपको सफल होना है तो असफलता को भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार रॉय और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट का कल 11th का रिजल्ट आया, जो कि किन्हीं का अच्छा नंबर आया और किन्हीं का खराब नंबर आया। और कोई तो डिप्रेशन में, सर कि 11th में ऐसा हो गया, क्या करे क्या ना करे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ना ही कुछ डिप्रेशन में रहना है, बस आपको फोकस के साथ क्लास करना है और आगे बढ़ना है। अभी हम क्या बोले, अगर आपको सफल होना है तो असफलता को स्वीकार करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीव्यू से जितने भी रिलेटेड नोट्स है, लेक्चर है, वो सब प्रोवाइड करवा रहा है। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जो पॉलिटिकल सेमेस्टर 1 to 3 MDC पेपर है उसकी तैयारी हो रही है, और साथ में साथ मेजर माइनर सेक जितने भी आप लोग का सब्जेक्ट है वो सारी चीज की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और VVU से जितने भी रिलेटेड आपका लेक्चर है, बहुत आप लोग के लिए फायदेमंद चीज है। लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, PPT के माध्यम से आपको, यानी बोले तो PDF के माध्यम से आपको सारी चीज फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि आप कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, गरीब हो अमीर हो, और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, VVU से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एस्पिरेंट हो कि हम सर विनोबा भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो चैनल है JH एग्जाम फ्लैक्स, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि कहीं भी रहे आपको फ्री में आप इससे पढ़ाई कर सके। सारा चीज आपको JH एग्जाम फ्लैक्स पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी सेमेस्टर 1 to 3 MDC पेपर का ये लेक्चर नंबर 7 है, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मानवाधिकार। अब मानवाधिकार हम लोग जान चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग लेक्चर 1 to 3 से लेकर के 6 तक लेक्चर समझ लीजिए। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो हम लोग का 7 है। अब 1 to 3 जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है MDC पेपर में, उसमें सिर्फ मानवाधिकार को ही पढ़ना है और मानवाधिकार को ही जानना है। मानवाधिकार के इतिहास से लेकर के भारत में मानवाधिकार की क्या क्या जानकारी है, वो सारी चीज जानकारी हम लोग JH एग्जाम फ्लैक्स के माध्यम से आप लोग को दे रहे हैं। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार को देखे थे। यानी कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 7 लेक्चर अटेंड करने से पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो भी है 1 से लेकर के 6 तक, वो जरूर आप लोग देख ले, तभी आप लोग को आज की क्लास जो भारत में मानवाधिकार की क्या क्या जानकारी है आप लोग को मिल सके। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब कहीं ना कहीं कि भारत राष्ट्रीय अगर जहां भी आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समझना है भारत, और अंतरराष्ट्रीय जहां आ जाएगी तो आप लोग को समझना है इंटरनेशनल, विदेश में। तो हम लोग को आज ये देखना है कि भारत में क्या क्या मानवाधिकार दिया गया है। हर इंसान को मानवाधिकार दिया गया है, चाहे हम फर्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 अगर आप पढ़े हैं, अगर आप देखे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये न्यू चैनल है या फिर न्यू बने हैं, तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3, 4, 5, 6, तब लेक्चर नंबर 7 को आप लोग अटेंड कीजिएगा। और मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी JPSC एग्जाम को लेकर, UPSC एग्जाम को लेकर, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और स्टेट PCS को लेकर, मतलब स्टेट का जो भी लेवल है,
कमीशन एग्जाम जो भी है जितने भी स्टेट में, वो सारे के लिए, और प्लस में एसएससी सीजीएल जो भी आप लोग कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे चीज के लिए इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार। अगर उसके लिए अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम अपने के बारे में जानने के लिए, अपने देश में आपको कौन अधिकार मिला है उसको जानने के लिए आप लोग क्लास अटेंड कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार को NHRC बोलते हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, तभी आपका 7 लेक्चर को समझ में अच्छे से आएगी। देखिए क्या बोलता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC को हम लोग लेक्चर 1 में पूरा डीप हम लोग इसको डील कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं आप लोग का एग्जाम है और कहीं ना कहीं हम लोग का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 to 3 की, उसी को तोड़ तोड़ के आगे आप लोग का लेक्चर बढ़ाया गया है, सेमेस्टर में भी, VVU के लेक्चरर में भी, और कहीं ना कहीं हम भी उसी तरह तोड़ तोड़ के आप लोग को अच्छे से समझा रहे हैं। हम अच्छे से समझाने का मतलब है कि आप लोग का ये पॉइंट भी जो डॉट है वो भी क्लियर करते जा रहे हैं। ये जो डॉट भी जो होगी और कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब फिर से समझाइए, तो मैं आप लोग के लिए फिर से दोबारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। बस मेरी मेन मोटो है कि आप लोग पढ़ो, पढ़ाई के चक्कर में पैसे के चक्कर में पढ़ाई पे बाधा मत आने दीजिए। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए सारी चीज मुफ्त में मुहैया करवा रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसी का फायदा उठाइए और पढ़िए और देश के हर एक कोने में अपना योगदान दीजिए। झारखंड की लड़की हो या झारखंड का लड़का हो, इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक अवर फ्यूचर आप लोग हो, ताकि उस लेवल तक आप पहुंच पाइए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार किसके किसके हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा अच्छा से। ये अधिकार किसी भी जाति, लिंग, राष्ट्रीय, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। कहीं ना कहीं किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का कैसा भी इंसान है पृथ्वी पर, वो सबको मानवाधिकार यानी वो सबको अधिकार दिया गया है। चलिए देखिए, अगर हम देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगर पिक्चर अगर हम देखें तो वो पिक्चर ये है, और उसका जो मेन कोट्स जो लिया है, सर्वभवन्तु सुखिनः, मतलब सबको सुख से रहना है, किसी को दुख ना हो। सर्वभवन्तु सुखिनः मतलब पृथ्वी पर सभी को सुख से रहना है। और जाहिर सी बात है सब सुख रहना ही चाहेंगे, दुखी रहना कोई चाहता है? कोई नहीं। चलिए, लोग दुखी क्यों है? तो दूसरे को सुख को देख के हम खुद में दुखी को उत्पन्न करते हैं या फिर खुद से दुख रहते हैं। तो वही है NHRC का जो कोट्स है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी को सुख से रहना है पृथ्वी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिकार सबको दिया गया है, ना इसमें जाति का भेदभाव है, ना लिंग का भेदभाव है, ना देश का भेदभाव है, ना भाषा, धर्म या किसी भी अन्य संप्रदाय का भेदभाव इसमें नहीं किया गया है और सभी को अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार में। दूसरा क्या बोलता है, मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि जीना, जिंदगी जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता आजादी से रहने का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति। हम बार बार बताए हैं कि हम तोर बाप के नौकर ना ही हो, हम तोर गुलामी ना करबो। बार बार बताएं कि हम तोर बाप के नौकर नहीं है, हम तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे, उसी से मुक्ति दिलाना है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर एक इंसान को आजादी देना है का अधिकार, और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। मतलब की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, गुलामी से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम एवं शिक्षा पाने का अधिकार ही आपका अधिकार है, यानी आपका मानवाधिकार है। जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। यही 5 चीज अगर आपको सरकार दे रही है, अगर आपके पास है, तो आपको सारा चीज का अधिकार दिया गया है। इसी को हम लोग मानवाधिकार कहेंगे। अब मानवाधिकार हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, कि भारत में मानवाधिकार का क्या क्या उपाय किया गया है।
कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव का इसको प्राप्त करने का हकदार होता है, बिना किसी भेदभाव। ठीक है, गोरा, करिया, ऊंचा, लंबा, नाटा, बिना किसी भेदभाव को सब इंसान को ये अधिकार प्राप्त है और उसका हकदार भी होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, कब? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 में। कौन से अधिनियम के तहत? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। हम बताए थे कि भारत में किसी भी चीज को लागू करने के लिए सबसे पहले एक अधिनियम बनाया जाता है और उसी अधिनियम के तहत भारत में किसी भी चीज को लागू किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे भारत शासन अधिनियम 1935, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1953, 56। तो ये सब कहीं ना कहीं अधिनियम जो है, और यही अधिनियम के तहत भारत में कोई भी कानून और कोई भी नियम लागू किया जाता है। तो ठीक उसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत भारत में 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना कैसी है मानवाधिकार में। क्या बोलता है कि एनएचआरसी फुल फॉर्म है, पूछ देगा बीबीयू कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म लिखिए, तो एक नंबर में एमसीक्यू आएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वही बोला है एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब कि एनएचआरसी में बहुत सारे सदस्य रहते हैं। मतलब कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे यूएनएचआरसी में कि उसमें 47 सदस्य हैं, तो एनएचआरसी में बहुत सारे सदस्य हैं। और क्या बोलता है, इनकी जो नियुक्ति होती है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किनके कहने के बाद? राष्ट्रपति जो करेंगे वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, वहां अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसका होगा प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इन्हीं लोग के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो किसकी अनुशंसा पर? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, यही सब आदि लोग शामिल होंगे और राष्ट्रपति मानवाधिकार सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो पॉइंट है ये आप लोग को बेटर माने अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक निर्धारित है। मतलब कि इसमें यह बोला जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना साल? 3 साल या 70 वर्ष तक हो। जो पहले हो, या पहले 3 साल हो या पहले 70 साल हो, दोनों में जो सबसे पहले होगा उसके बाद उनको पद से हटा दिया जाएगा। मतलब 3 साल के लिए ही वो पद पे आसीन होते हैं मानवाधिकार के अध्यक्ष। देखिए और क्या होता है, इसके अतिरिक्त ये पुनः नियुक्ति के भी पात्र होंगे। और क्या है कि इसके बाद वो फिर से दोबारा बनने के लिए वो विधेयक पेश कर सकते हैं या फिर अपना बिल कि हमको फिर से दोबारा बना दीजिए। तो इसके बाद
बोलने का मतलब है कि वो दोबारा फिर से अपना नामांकन करवा सकते हैं मानवाधिकार अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन उनकी कार्यकाल 3 साल या 70 साल जो पहले हो उतना तक के लिए ही सीमित रहती है, फिर से वो दोबारा मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी जो पॉइंट है अच्छे से समझ में आई होगी। क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर, अब पद पर देखिए क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ, अब देखिए उच्चतम न्यायालय का हम लोग जिक्र कर चुके हैं दोस्तों, जब मैं आप लोग को ये लॉन्ग आंसर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय को ही हम लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे या फिर सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे। इसको जानने से पहले आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अच्छे से डील किया है। तो क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उनके साथ जो भी अन्य न्यायाधीश होंगे उनके साथ भी उनको नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष बनने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये भी जो लाइन है और ये जो पॉइंट है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां। भैया इसको क्या क्या पावर दिया गया है और ये क्या क्या वर्क कर सकते हैं, यानी क्या क्या ये काम कर सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य एवं शक्तियां को देखिए क्या काम करेगा, क्या इसको पावर दिया गया है, वो सब हम लोग अभी डील करेंगे। देखिए क्या बोलता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार। मतलब कि मानवाधिकार को यानी अपने अधिकार, आपके यानी भारत के किसी भी आदमी के अधिकारों का अगर हनन करता है या फिर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये काम होगा कि उसकी जांच पड़ताल करे। आखिर कैसे उसका अधिकार को छीन लिया, तो इसके पीछे जांच पड़ताल वो करेगी। दूसरा क्या बोलता है, इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मानवाधिकार आयोग क्या करेगा कि किसी भी काम में जो आपके अधिकार में बाधा डाल रहा है तो वो बाधा को वो खत्म करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी समय डिसीजन ले सकता है। ये अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास है। नेक्स्ट क्या बोलता है, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। कोई भी जेल जा सकता है भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार कोई भी जेल जा सकता है, किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, बंदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। हम जेल चले गए तो हमसे आया मिलने, तो वही बोलता है कि हमसे मिलने के बाद क्या बोलता है, जेल के बंदियों की स्थिति कैसे निभाओ, तू ज्यादा मारू नहीं हुआ, पुलिस ज्यादा नहीं मारल को, तो क्या कर रहे हैं, तो उसका निरीक्षण कर रहे हैं। किससे, बंदियों से, जो कैदी है उससे, कि अच्छा से रह का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते। बोलियो हल तोरा की कम मत कर दली, अब भोग। बोलते ना कि ये काम मत करो रे नहीं तो पछताएगा, अब तुम किया तो भोगो। अब क्या हम उसको सजेस्ट कर सकते, बाबू यहां से निकले के बाद अबरी दोबारा ऐसा काम मत करियो नहीं तो फिर जाल पड़ते जेल। तो ये किसके पास ये अधिकार है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। और क्या बोलता है, एनएचआरसी, जब भी एनएचआरसी आएगा तो आप लोग को तुरंत क्लिक करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार। क्या बोलता है, एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदान किए गए। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार
संविधान, भारतीय संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा, यानी भारत के संविधान हो या फिर किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदान किए गए रक्षा पायों की समीक्षा कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सभी को रक्षा देने के लिए कार्य कर सकता है। सभी को रक्षा देने का काम किसका है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का काम है। सभी को अधिकार देने का कार्य किसका है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास होता है, कर सकता है। और उनमें क्या करेगा भैया? बदलाव कर, ये अधिकार एक पास ठीक ना कर, बदला दो, ये अधिकार से मनुष्य लोग तानाशाह हो जाएगा, इसको बदल दो ना, ये अधिकार दो ताकि गरीब लोग भी अमीर बन सकते, ये ठीक है। ये सब अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास होती है। क्या बोलता है नेक्स्ट? एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का भी कार्य कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्यों में भी अनुसंधान, बहुत जिसको बोल सकते हैं अनुसंधान मतलब टेक्निकल जिसको बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये कार्य कर सकता है, उसमें भी अधिकार दे सकता है कि हम ये करें, हाँ करो, ये आपका अधिकार है। शायद कल का लेक्चर में हम लोग मौलिक कर्तव्य को देखे थे, तो उसमें भी यही टॉपिक आया था, अनुसंधान। तो कहीं ना कहीं भारतीय के कार्य, भारत के नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी अनुसंधान केंद्र में किसी भी टेक्नोलॉजी के रूप में वो बढ़ावा दे सकते अपने भारत को। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार भी उसको अधिकार दिया है। अब क्या बोलता है? आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति, अब हम बताए थे कि देखो अधिकार को, अगर किसी इंसान के अधिकारों को अगर किसी को बताना है तो कैसे बताएगा भैया? वो मीडिया के द्वारा बताएगा, सेमिनार करके बताएगा और अन्य माध्यमों से, यानी जितना भी इसके पास उपस्थित सामान होगा, यानी जैसे हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं पेपर के माध्यम से, फोन करके, टीवी चला के, न्यूज़पेपर के, पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग, जितने भी तरह के उपाय होंगी अधिकार के बारे में बताने का, वो सारा कार्य आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार करेगा। मतलब किसी भी स्थिति में उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में लोगों के पास तक पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार करता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। जो टॉपिक का नाम है, इसका अधिकार क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार की सीमाएं। अब देखिए, सब चीज में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार को सीमा दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि ये कार्य कर सकते हैं, ये शक्तियां इनको दी गई है। तो शक्तियां भी हर किसी के पास लिमिट होती है, और जो लिमिट को क्रॉस करता है, यानी अधिकार को क्रॉस करता है, या फिर जो उनको पावर दी गई उनको अगर उन लोग क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं वो देशद्रोह कहलाएगा या फिर आतंकवादी कहलाएगा। तो ठीक इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी कुछ लिमिटेशन होती है या फिर कुछ सीमाएं होती है। देखिए क्या क्या उनको लिमिट दिया गया है। एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास किसी भी चीज को जांच करने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है, कोई भी मोबाइल नहीं है, कोई भी टेक्निकल जो मशीन होती है वो नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार के मामले की जांच करने, मतलब अधिकतर मामले, मान के चलिए मेरे पास ना मोबाइल है, अब देखो किसी का अधिकार का अगर हनन होगा तो वो कैसे दिखाएगा? रिकॉर्ड करके दिखाएगा कि हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नहीं, कोई यंत्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या बोलेगा कि ये तुम्हारे राज्य का मामला है। किसको बोल रहा है? राज्य सरकार को, कि ये घटना तो राज्य में घटले हो, तू एक रस से निपटारा कर। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार किसको सौंपा? तो राज्य सरकार को सौंपा। इसीलिए बोलता है कि संबंधित मामले को जांच करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देता है। नेक्स्ट क्या बोलता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है।
वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं। बस वो खाली सिफारिश ही कर सकता है कि हम आपसे सिफारिश करेंगे। जैसे मान के चलिए हम आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रिपरेशन करवा रही है VVU से। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे सिफारिश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको हम बात ही नहीं कर रहे, मतलब कि फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस सिफारिश कर रहे हैं कि JH एग्जाम्प्लेक्स आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज VVU से फ्री में सारी कोर्स या फ्री में सारी कोर्स लेके आई है, एकदम मुफ्त में। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर ले और इस चैनल का फायदा उठाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ी बोल रहा है जुड़िए जोड़े, बाधित नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं JH एग्जाम्प्लेक्स के लिए। चलिए यही होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी क्या करता है, सिफारिश करता है। अरे तुम ये मत करो, तुमको ये अधिकार दिया गया है, तुम ये, हम सिफारिशें कर सकते हैं, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है। मर गया, 1 साल पहले मर गया, अब 1 साल के बाद उसकी घटना आप जेल में दे रहे हैं या फिर कहीं भी अपना रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो उसकी जांच और पड़ताल राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं करेगा। 1 साल यानी बीती हुए बातों को हम लोग जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला है। इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती है। 1 साल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, 5 साल हो गया मेरा पति को भुलाए हुए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। आखिर इसका कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं पुराने केसों को, पुराने शिकायतों को राष्ट्रीय मानवाधिकार जांच नहीं करती है, जिसके कारण कई शिकायतें रखी के रखी रह जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जेल में कहीं भी देखिएगा तो सारे फाइलें दबी रह जाती है, इस पे एक्शन लेने वाला कोई काम नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, अक्सर सरकार या तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देगी या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। मतलब अगर देखा जाए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार सरकार के पास हम सिफारिश किए, जैसे अभी हम क्या किए, आप लोग के पास सिफारिश किए, क्या सिफारिश किए, JH एग्जाम्प्लेक्स को लेकर सिफारिश किए कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे सिफारिश कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग का दायित्व क्या होगा, या फिर इसको आप लोग हटा दीजिए या फिर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर ये चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। तो आप क्या है मेरे लिए, तो आप मेरे लिए सरकार हैं और हम आपके नजर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे सिफारिश किए कि JH एग्जाम्प्लेक्स को लेके आपका मन है तो इसको हटा दीजिए या फिर आपका मन है तो इससे जुड़ जाइए। वही कर रहा है यहाँ सरकार, यही बोला है कि या तो फिर उसको खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते। मतलब कि राष्ट्र मानवाधिकार केंद्र के सरकार से कोई भी सूचना नहीं मांग सकता, किसी भी चीज का कोई भी सूचना केंद्र सरकार नहीं मांग सकता है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। मतलब कि केंद्र बल यानी मान के चलिए जितने भी सैन्य बल हैं वो सब केंद्र बल हो जाएंगे, CRPF हो जाएंगे, BSF हो जाएंगे, जितने भी है सशस्त्र बलों, तो कहीं ना कहीं उसकी जांच पड़ताल हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार को आदेश नहीं देता कि आप उसकी जांच पड़ताल करें, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार को सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। यही मेरी राष्ट्रीय मानवाधिकार की कहानी थी भारत में। अब आखिर सर बोलते कि आप कहना क्या चाहते हो, इतना तो आप बकर बकर कर लिए, तो इसका एक तो अर्थ निकलेगा ना, इसका एक तो कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा।
हर कंफ्यूजन का एक तो सॉल्यूशन होता है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो यही शॉर्ट वे में क्या बोलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है घुरी फिरी हिंडोल से। देखिए क्या बोलता है, 21वीं सदी मानवाधिकारों की सदी है। सबको पता भैया 21वीं सदी में सबको अधिकार है, तो मानवाधिकारों की सदी है। क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति, सरकार या प्राधिकरण को इन अधिकारों के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाने या इन्हें सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अधिकार को कोई भी सरकार रोक नहीं सकता है, कोई भी सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती है किसी भी व्यक्ति के अधिकार को। प्रत्येक व्यक्ति जाति, पंथ, नस्ल, लिंग, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भिन्नता के बावजूद इन अधिकारों के समान रूप से प्राप्त करता है। किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय के आदमी हो, किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी भाषा बोलने वाले आदमी हो, सबको ये अधिकार प्राप्त होता है। मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, तो वो सबको अधिकार प्राप्त है। क्या बोलता है, मानवाधिकारों और इनके उल्लंघन से जुड़े मुद्दे को प्रति पूरी गंभीरता प्रदर्शित करते हुए भारत में भी इसके संरक्षण के लिए प्रभावशाली कदम सतत रूप से उठाए जाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी का अधिकार का हनन हो गया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये काम होता है, ये दायित्व होता है कि इसके संरक्षण के लिए प्रभावशाली कदम उठाए, ताकि ऐसा होने से रोका जा सके। किसी के अधिकार को रोकने से पहले इतना गंभीर कदम उठाए कि उसका अधिकार बच जाए। क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिक सशक्त बनाना, मतलब कि एनएचआरसी को और भी स्ट्रांग बनाना और ऐसे उपायों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चरण होगा। मतलब कि मिला जुला के बोलने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार को और भी शक्तिशाली बनाने का काम है। यानी जहां जहां भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग का या फिर सरकार से ये अनुरोध करती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकारों को और पावर दो और शक्ति दो। उम्मीद करता हूं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्ति है, राष्ट्रीय मानवाधिकार होती क्या है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार राय मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।